जुलाई 2026 में अचानक एक बहुत बड़ी धनराशि आने वाली है और करियर का ग्राफ एकदम आसमान छूने वाला है। और शायद एक बहुत ही खास रिश्ता भी जुड़ने वाला है। हाँ, मतलब सुनने में तो ये किसी बहुत ही शानदार फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत सामग्री की जो सबसे पहली और सबसे सख्त चेतावनी है वो क्या है? कार्यस्थल पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। बिल्कुल। और देखा जाए तो यही विरोधाभास इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब अक्सर जब इंसान सफलता के एकदम चरम पर होता है ना, तब वो मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा असुरक्षित भी होता है। सही बात है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमारे पास मीन राशि, जिसे अंग्रेजी में पाइसेस भी कहा जाता है, उसके जातकों के लिए जुलाई 2026 का एक बेहद विस्तृत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मौजूद है। और इसमें जो स्रोत सामग्री है उसमें प्रेम, करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य और भाग्य, मतलब जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को कवर किया गया है। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरे महीने का जो एक मूल स्वर उभर कर आ रहा है ना, वो है महत्वपूर्ण बदलाव, एक असीम आत्मविश्वास और रचनात्मकता। लेकिन शुरुआत थोड़ी सी अलग है। मतलब शुरुआत कुछ योजनाओं को लेकर थोड़ी चिंताजनक बताई गई है। हाँ, वो घबराहट वाला फेज। बिल्कुल। लेकिन मध्य और अंतिम भाग में जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई देंगी। जो रुके हुए काम हैं वो अचानक से गति पकड़ लेंगे। और यही चर्चा करना बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि ऐसा क्यों और कैसे होगा। मैं तो ये सोच रही थी कि ये सब अचानक से कैसे बदलेगा। देखो, इस चर्चा का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि क्या होने वाला है। भविष्यवाणियों की एक सूची पढ़ देना तो बहुत ही आसान काम है ना? हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। असली चुनौती ये समझना है कि इन अचानक आए अवसरों का मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक स्तर पर सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। यस। क्योंकि जब अचानक से बहुत सारे दरवाजे एक साथ खुलते हैं ना, तो इंसान अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से दरवाजे से अंदर जाना सही रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस इंजन की बात करते हैं जो इस पूरे महीने की घटनाओं को, मतलब इस पूरी ऊर्जा को चला रहा है। ग्रहों की स्थिति, हाँ, जो कि सबसे अहम है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि मीन राशि पर जुलाई में मुख्य रूप से 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। और इसका जो सबसे पहला और सीधा असर है वो पेशेवर जीवन पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। कार्यस्थल पर मेहनत की सराहना होने वाली है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या फिर किसी नई जिम्मेदारी के मिलने की प्रबल संभावना है। और जो प्रोजेक्ट्स लंबे समय से रुके हुए थे वो पूरे होंगे। यहाँ तक कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो विशेष लाभ के संकेत दिए गए हैं। और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए दूसरे और तीसरे सप्ताह में बहुत ही बेहतरीन अवसर बताए गए हैं। पता है, जब मैं ये पढ़ रही थी तो अगर इस स्थिति को आज के एक आधुनिक कॉर्पोरेट माहौल में देखा जाए ना, तो मुझे लगा कि गुरु, शुक्र और चंद्रमा की ये जो तिकड़ी है, ये किसी कंपनी की एक नई मैनेजमेंट टीम की तरह है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जो पहले हफ्ते में आकर सब कुछ बदल देती है, नई नीतियां लाती है, जिससे शुरुआत में कर्मचारियों को थोड़ी घबराहट होती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वही बदलाव महीने के मध्य तक बहुत ही शानदार नतीजे देने लगते हैं। ये कॉर्पोरेट टीम वाली तुलना सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन अगर इसे हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये थोड़ी सी अधूरी है। अच्छा, तो इसमें और क्या जोड़ना चाहिए? देखो, ये जो ग्रहों की तिगड़ी है, ये किसी बाहरी ऑफिस में बैठकर आपके लिए फैसले नहीं ले रही है। ये सीधे तौर पर इंसान के दिमाग के भीतर का जो रसायन है, जो केमिकल्स हैं, उन्हें बदल रही है। मतलब हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है। बिल्कुल। गुरु जो है वो विस्तार का प्रतीक है, जो इंसान को एक बड़ी छलांग लगाने का हौसला देता है। शुक्र से उस छलांग के बदले मिलने वाले इनाम या विलासिता की चाहत देता है। और चंद्रमा उसकी भावनाओं को बहुत तीव्र कर देता है। तो जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना, तो इंसान के भीतर अचानक एक गजब की महत्वाकांक्षा जागती है। और यही कारण है कि शुरुआत में वो चिंता या घबराहट होती है, क्योंकि आपकी पुरानी आदतें और कंफर्ट जोन टूट रहा होता है। अरे वाह, ये बहुत ही गहरा लॉजिक है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सकारात्मक है, दिमाग सही दिशा में काम कर रहा है, हम महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, तो फिर स्रोत में वो चेतावनी क्यों दी गई है? कौन सी वाली? वो ही कि सहकर्मियों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहराई से जांच करें और कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहें। मतलब जब बॉस मेहरबान है और प्रमोशन मिल रहा है, तो फिर ये डर कैसा? हाँ,
इसे मनोविज्ञान में हम प्रोजेक्शन या कंफर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? देखो, जब इंसान खुद बहुत ज्यादा खुश और सफल महसूस कर रहा होता है ना, तो वो अवचेतन रूप से ये मान लेता है कि उसके आसपास के सभी लोग भी उसकी सफलता से उतने ही खुश हैं। ओ, मतलब हम अपनी खुशी दूसरों पर थोप रहे होते हैं। बिल्कुल, वो अपनी उस सकारात्मकता को दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है और इसी अति उत्साह में वो बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है या किसी ऐसे सहकर्मी पर पूरा भरोसा कर सकता है जो असल में अंदर ही अंदर ईर्ष्या महसूस कर रहा हो। तो इसीलिए ये चेतावनी दी गई है कि अपनी सफलता के नशे में बिल्कुल अंधे न हो। एकदम सही। और अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो स्रोत कहता है कि नए अनुबंध मिल सकते हैं, पुराने ग्राहकों से लाभ होगा और साझेदारी में भी मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन साथ ही उसमें ये भी लिखा है कि किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और वो शर्त भी इसी अति उत्साह को, इसी हड़बड़ी को संतुलित करने के लिए रखी गई है। समझ गई। अब हम इसी सफलता के माहौल में एक और वर्ग है जिस पर स्रोतों ने बहुत खास ध्यान दिया है, छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग। हाँ, उनके लिए समय काफी अनुकूल बताया गया है। बिल्कुल, पढ़ाई में मन लगना, सफलता मिलना और यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने तक के अवसरों की बात कही गई है। ये भी उसी गुरु ग्रह के विस्तार वाले प्रभाव का ही एक हिस्सा लगता है जब आपका दायरा बढ़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब जब ऑफिस में प्रमोशन मिलता है या व्यापार बढ़ता है या फिर पढ़ाई पूरी करके इंसान विदेश जाता है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है? बैंक खाते का वजन भी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, पैसा तो आएगा ही। और स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस महीने आय के नए स्रोत बनेंगे, पुराना रुका हुआ धन वापस मिलेगा और सबसे बड़ी बात, महीने के मध्य में अचानक आर्थिक लाभ होगा, सडन वेल्थ। और ठीक यहीं पर इस पूरे महीने की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो छिपी हुई है। चुनौती? पैसे आने में कैसी चुनौती? देखो, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन अचानक आए हुए उस धन को संभालना वो एक पूरी तरह से अलग विज्ञान है। हाँ, और यही मेरा अगला सवाल भी था। स्रोत में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है कि विलासिता की वस्तुओं पर, मतलब लग्जरी पर अधिक खर्च ना करें, अनावश्यक उधार ना दें और बचत बनाकर चलें। हाँ, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, प्रमोशन पा रहा है और अचानक उसके पास पैसा आ रहा है, तो थोड़ा खर्च करने और विलासिता का आनंद लेने में क्या बुराई है? मतलब पैसा आखिर किस लिए होता है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, हर कोई यही सोचता है। लेकिन यहाँ हमें फिर से चंद्रमा और शुक्र के उस प्रभाव को समझना होगा। अच्छा, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हाँ, शुक्र इंसान को लग्जरी, आराम और दिखावे की तरफ धकेलता है। जब इंसान के पास अचानक पैसा आता है ना, तो एक सडन वेल्थ सिंड्रोम जैसी स्थिति पैदा होती है। सडन वेल्थ सिंड्रोम? बिल्कुल, इंसान के अंदर अचानक से एक सुरक्षित महसूस करने की भावना आती है जो अक्सर उसे बहुत बेपरवाह बना देती है। वो किसी ऐसे गैजेट या महंगी गाड़ी पर पैसा लुटा सकता है जिसकी उसे असल में कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उस खुशी के आवेग में आकर। हाँ, या फिर चंद्रमा के प्रभाव में अत्यधिक भावुक होकर वो किसी दूर के रिश्तेदार या दोस्त को एक बहुत बड़ी रकम उधार दे सकता है और वो रकम शायद उसे कभी वापस ही ना मिले। ओ, तो ये बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, ये भावनात्मक आवेग में आकर उस पैसे को व्यर्थ बहने से रोकने की बात है। सही पकड़ा आपने। मतलब ये उस क्षणिक डोपामाइन रश को कंट्रोल करने के बारे में है ना? सटीक रूप से। और स्रोत इसीलिए इस बात पर जोर देता है कि शेयर बाजार और लंबी अवधि के निवेश में बहुत सोच समझकर निर्णय लें। मतलब भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना लें। बिल्कुल, जब भावनाएं आप पर हावी हों तो वित्तीय फैसले बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ये समय अपनी आर्थिक नींव को कंक्रीट की तरह मजबूत करने का है, ना कि उसे रेत की तरह उड़ा देने का। ये तो बहुत ही व्यावहारिक बात है। तो अगर कोई इंसान अपने उस अचानक आए पैसे को महंगी चीजों पर नहीं उड़ा रहा है और आर्थिक रूप से खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से कहाँ जाएगा? अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और रिश्तों की तरफ। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि प्रेम संबंधों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण महीना है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, वो यादगार समय बिताएंगे और विवाह तक की चर्चा आगे बढ़ सकती है। और परिवार की स्वीकृति मिलने की भी प्रबल संभावना है। हाँ, लेकिन जो भविष्यवाणी सिंगल लोगों के लिए की गई है ना, वो मुझे बहुत ही आधुनिक लगी। वो सोशल मीडिया वाली बात। हाँ,
इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से शुरू हो सकता है। और ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ज्योतिषीय विश्लेषण अब केवल तारों और नक्षत्रों तक ही सीमित नहीं रह गया है। हाँ, वो अपडेट हो गया है। बिल्कुल, ये इंसान के आधुनिक व्यवहार के साथ बहुत गहराई से जुड़ गया है। आज के समय में हमारा जो सामाजिक दायरा है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। सही बात है। लेकिन इस डिजिटल प्रेम संबंध के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी जुड़ा हुआ है, जिसे स्रोत ने एक बहुत ही कड़ी चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है। हाँ, मैंने भी वो चेतावनी देखी थी कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहस से बचना है, शक नहीं करना है और पुराने रिश्तों का साया वर्तमान पर ना पड़ने देना है। बिल्कुल। अब आज के इस डिजिटल युग में जब चंद्रमा वैसे ही आपकी भावनाओं को एकदम चरम पर ले जा रहा है, तो व्हाट्सएप पर किसी के मैसेज को सीन करके रिप्लाई ना देने जैसी छोटी सी बात पर भी तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है ना। हाँ, और ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। वो कैसे? याद है हमने महीने की शुरुआत में जिस चिंताजनक प्रभाव की बात की थी? हाँ, जो शुरुआती घबराहट होती है। वो प्रभाव यहीं आकर अपना असल असर दिखाता है। जब इंसान भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अति संवेदनशील होता है ना, तो उसे हर छोटी बात अपने स्वाभिमान पर, अपने ईगो पर एक प्रहार लगने लगती है। मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है। बिल्कुल। और जो पुराने रिश्तों का बैगेज या जो डर होता है, वो अनजाने में ही नए रिश्ते पर थोपा जाने लगता है। इसलिए स्रोत ये कहता है कि रिश्तों में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी ही सफलता की असली कुंजी है। और ये परिपक्वता सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी उतनी ही जरूरी बताई गई है। बिल्कुल। जीवन साथी का सहयोग, पारिवारिक जिम्मेदारियां बांटना और संतान पक्ष से शुभ समाचार, ये सब तो तभी संभव है ना जब आपसी समझ का एक मजबूत आधार हो। सही कहा। और पारिवारिक और सामाजिक जीवन को लेकर भी स्रोत काफी सकारात्मक है। जैसे मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होना, रिश्तेदारों से संबंध बेहतर होना, घर में धार्मिक आयोजन और माता पिता का आशीर्वाद मिलना। और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। हाँ। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इंसान समाज में अपनी एक बहुत ही मजबूत और सम्मानित जगह बना रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। वो क्या? जब इंसान करियर में इतनी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रहा हो, बैंक में लगातार पैसा आ रहा हो, नए रिश्ते जुड़ रहे हो और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दबाव किस चीज पे पड़ता है? समय पर? समय से भी कहीं ज्यादा इंसान की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पर। ओह, हाँ, ऊर्जा तो खर्च होगी। देखो, इंसान कोई मशीन तो है नहीं जो 24 घंटे इस उच्च स्तर के रोमांच और इस सफलता के प्रेशर को बिना थके झेल सके। शरीर पर इस सफलता का एक एलोस्टैटिक लोड पड़ता है, मतलब एक तरह का तनाव। और शायद यही कारण है कि जब स्रोत स्वास्थ्य की बात करता है तो वो किसी बहुत गंभीर बीमारी की बात नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो बस ये कहता है कि नींद पूरी लें, पर्याप्त पानी पिएं और तनाव से बचें। और जो संभावित समस्याओं की सूची है, जैसे पेट की परेशानी, एलर्जी, थकान और मानसिक तनाव, ये सारी की सारी बीमारियां तो सीधा हमारी जीवन शैली और तनाव से जुड़ी हुई है ना। एकदम सही। जब आपका दिमाग 24 घंटे सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स और नए रिश्तों के बारे में सोच रहा होगा, तो पेट खराब होना और थकान होना तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हाँ, मतलब शरीर तो रिएक्ट करेगा ही। चिकित्सा विज्ञान में इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। गट ब्रेन एक्सिस। हाँ, आपके मस्तिष्क का जो तनाव है वो सीधे तौर पर आपके पाचन तंत्र पर असर डालता है। शरीर इंसान को यह संकेत देता है कि अब उसे थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और शायद इसी थकान और तनाव को तोड़ने के लिए स्रोत यात्रा की सलाह देता है। उसमें धार्मिक यात्रा, परिवार के साथ छुट्टियां या विदेश यात्रा का जिक्र है। बिल्कुल। स्थान का जो परिवर्तन होता है वो दिमाग की वायरिंग को रीसेट करने का काम करता है। ये यात्रा वाली बात तो मुझे पूरी तरह से समझ में आती है। लेकिन स्रोत ने ऊर्जा के संरक्षण और इस मानसिक तनाव से निपटने के लिए जो आध्यात्मिक उपाय बताए ना, मुझे लगता है उन पर थोड़ा गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो उपाय थोड़े पारंपरिक लग सकते हैं। थोड़े नहीं, काफी पारंपरिक। मतलब ये कहा गया है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। यहाँ तक कि केले के वृक्ष में जल अर्पित करने की भी बात कही गई है। तो इसमें आपको क्या उलझन है? मेरा मतलब है, आज के इस भाग दौड़ भरे समय में जहाँ कोई 15वीं मंजिल के फ्लैट में रह रहा है, वो इंसान केले का पेड़ कहाँ ढूंढेगा? क्या ये सारे उपाय आधुनिक जीवन शैली के हिसाब से थोड़े अव्यावहारिक
और केवल अंध आस्था पर आधारित नहीं लगते। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण कि ये सिर्फ आस्था है, चीजों को बहुत सतही तौर पर देखने जैसा है। तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बिल्कुल है। अगर हम इसके पीछे की मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस को समझें तो ये बहुत ही सटीक उपाय हैं। अच्छा, वो कैसे? मुझे समझाइए। जैसे मंत्र का 108 बार जाप करना, ये कोई जादुई काम नहीं है। ये असल में श्वास को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित करने की एक बहुत ही प्राचीन तकनीक है। मतलब एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हाँ, जब इंसान दिन भर के तनाव और ओवरथिंकिंग का शिकार होता है ना, तो एक ही धुनी को लयबद्ध तरीके से बार बार दोहराने पर मस्तिष्क की तरंगे अल्फा स्टेट में चली जाती हैं, जिससे उसे गहरी मानसिक शांति मिलती है। ओह, तो ये बस अपना ध्यान भटकाने और खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाने का एक टूल है। बिल्कुल। और वो गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने वाली बात का क्या लॉजिक है? इसे आधुनिक मनोविज्ञान में कलर साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा। पीला रंग जो है वो सूर्य, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक माना जाता है। तो जब आप जानबूझकर पीला रंग पहनते हैं तो आप अवचेतन रूप से अपने दिमाग को निराशा या चिंता से बाहर निकालकर एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और रही बात जरूरतमंदों को भोजन कराने और केले के वृक्ष में जल देने की, तो क्या ये भी किसी तरह का साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग है? एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ग्राउंडिंग। ये इंसान को जमीन से जुड़े रहने का तरीका है। मतलब ताकि हवा में ना उड़े? हाँ, सफलता के शिखर पर इंसान अक्सर अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है सब कुछ वो खुद कर रहा है। ऐसे में किसी और जीव या पौधे का पोषण करना इंसान के भीतर करुणा और कृतज्ञता का भाव पैदा करता है। ग्रैटिट्यूड की भावना एक तनाव को जादुई रूप से कम कर देती है। ये नजरिया सच में सब कुछ बदल देता है। मतलब ये सिर्फ कुछ कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपनी खुद की मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने का एक बहुत ही व्यावहारिक सिस्टम है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें, जुलाई 2026 में करियर के बेहतरीन अवसर आ रहे हैं, धन लाभ के अचानक योग बन रहे हैं, डिजिटल दुनिया से लेकर असल दुनिया तक प्रेम और रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, और इन सब को संभालने के लिए स्वास्थ्य और मानसिक शांति की एक पूरी रूपरेखा भी मौजूद है। और स्रोत के अंत में कुछ शुभ संकेत भी दिए गए हैं जो इस सकारात्मकता को और बढ़ाते हैं। हाँ, जैसे शुभ रंग बताए गए हैं पीला, सफेद और आसमानी। शुभ अंक दिए गए हैं 3, 7 और 9, और शुभ दिन में गुरुवार, सोमवार और रविवार का नाम है। और इन शुभ अंकों और रंगों को भी हमें एक मनोवैज्ञानिक एंकर की तरह ही देखना चाहिए। एंकर की तरह मतलब सहारे की तरह। हाँ, जब कोई इंसान सुबह उठकर ये सोचता है कि आज उसका शुभ दिन है या आज उसने अपना शुभ रंग पहना है, तो उसका दिमाग स्वतः ही समस्याओं के बजाय समाधान खोजने पर ज्यादा फोकस करता है। अच्छा, तो ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल। ये एक सकारात्मक प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करता है, जो उस दिन के लिए इंसान के आत्मविश्वास को 2 गुना कर देता है। ये बहुत ही शानदार बात कही आपने। लेकिन इन सारी सकारात्मक भविष्यवाणियों और इस पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की चर्चा के बीच स्रोत के बिल्कुल अंत में एक ऐसी पंक्ति लिखी है जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार है। कौन सी पंक्ति? उसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि केवल भाग्य के भरोसे न रहें, मेहनत और सही निर्णय सफलता की कुंजी रहेंगे। और यहीं पर नियति और स्वतंत्र इच्छा यानी डेस्टिनी और फ्री विल के बीच का जो सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल है वो खड़ा हो जाता है ना? उसे हम एक बहती हुई बहुत तेज और अनुकूल हवा की तरह मान सकते हैं, जो एक नाव को तेजी से आगे धकेलती है। हाँ, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त के साथ। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब हवा आपके पक्ष में चल रही हो तो आपकी नाव बिना ज्यादा जोर लगाए बहुत तेजी से मंजिल तक पहुंच तो सकती है, लेकिन उस नाव की जो पतवार है, जो स्टीयरिंग है, वो किसके हाथ में है? वो तो नाव चलाने वाले के हाथ में ही होगी। बिल्कुल। मतलब कार्यस्थल पर राजनीति से बचने की जो आपकी समझदारी है, अचानक आए धन को लग्जरी में उड़ाने बजाय सही जगह निवेश करने का जो आपका निर्णय है, और रिश्तों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जो आपकी क्षमता है, ये सब अंततः आपके ही हाथों में है। क्या बात है। हवा आपको गति जरूर दे सकती है, लेकिन दिशा तय करने का काम हमेशा आपका अपना ही होगा। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस स्रोत की सीमाओं से भी कहीं आगे जाता है। जब ब्रह्मांड आपके लिए हर संभव दरवाजा खोल रहा हो, जब हवाएं आपको इतनी तेजी से आगे धकेल रही हों, तो क्या ये उस भाग्य के सामने पूरी तरह से समर्पण कर देने का समय है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं,
बल्कि क्या ये वो समय है जब इंसान को अपनी मेहनत, अपने निर्णयों और अपनी जागरूकता की पतवार को पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ पकड़ लेना चाहिए? इस शानदार और अवसरों से भरे महीने में मुझे लगता है कि ये विचार निश्चित रूप से मंथन करने योग्य है।